हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। लेक्चर 23 वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 1 हम लोगों ने किया था। तो वहाँ तक की अगर मैं बात करूँगा तो उस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार मैं रिकैप करा दूँ आपको। हम लोगों ने वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था। वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड थोड़ी सी बात मैंने की थी। रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में मैंने समझाया था, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट क्या होती है इस स्टेटमेंट के बारे में आपको सारी चीज़ें मैंने समझा दी थी। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिजल्ट क्या? रिजल्ट वही रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को किस तरह से पता किया जाता है, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह से पता किया जाता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था, स्टेटमेंट जान लिया था, उसे अच्छी तरह से समझ लिया था। आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसकी स्टेटमेंट पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या कहा जाता है ना। तो चलिए मैं लिखता हूँ। यस, नाउ वी हैव स्टेटमेंट फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप देख सकते हो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ, मैं पढ़ता हूँ। It states that if two vectors can be represented completely by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented completely by the diagonal of that parallelogram passing through the point from where given two vectors are drawn. अब इस स्टेटमेंट का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, है ना। सबसे पहले तो मैं ज्योमेट्रिकली अगर किसी पैरेललोग्राम की बात करूँगा तो ध्यान से समझिएगा। मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ओके, नाम दे दीजिए इसका ABCD। अब बताइए, तो अगर मैं बात करूँगा तो साइड AD और साइड AB ये आपके एडजेसेंट साइड कहलाएंगे, है ना। ठीक इसी तरह से अगर फिर मैं बात करूँगा तो साइड AB और साइड BC आपका एडजेसेंट साइड्स हो जाएगा, साइड CD और साइड BC एडजेसेंट साइड्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात किया जाएगा तो AD जो है ना और CD ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो जाएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि एडजेसेंट साइड्स क्या होता है। किसी भी पैरेललोग्राम के लिए अगर आप एडजेसेंट साइड्स डिफाइन कीजिएगा तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मीट करेगा, है ना। तो CD और AD आपका D पर आकर क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। तो ये दोनों साइड आपके एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक इसी तरह से AD और AB, तो AD और AB की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका पॉइंट A पर आकर मीट कर रहा है। तो ये AD और AB हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब एडजेसेंट साइड्स क्या होता है ये डिफाइन हम लोगों ने कर दिया, और हम लोगों को समझ में आ गया कि एडजेसेंट साइड्स क्या होता है ना। अब इसको वेक्टर के नज़रिए से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर शूट कराते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। तो सपोज़ हम लोग दो वेक्टर मान लेते हैं। मान लीजिए ये एक वेक्टर A कंसिडर कर लिया गया और ये एक वेक्टर B कंसिडर कर लिया गया। ओके तो अब क्या किया जाएगा, सपोज डेट्स फिगर 1। ओके, अब मान लिया जाए कि पैरेललोग्राम सेट करना है ना। तो पैरेललोग्राम सेट करने के लिए आप दोनों वेक्टर को एक ही कॉमन पॉइंट से ड्रॉ कीजिए। मान लिया जाए कि मैंने यहाँ से तो वेक्टर A को प्लॉट कर दिया, ये वेक्टर A मैंने ड्रॉ कर दिया। आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को अगर उसी के पैरेलल मूव कराते हैं तो वेक्टर नहीं बदलता है। तो वेक्टर B को इसी के पैरेलल मूव कराइए, और इस तरह से मूव कराया कि वेक्टर B का जो टेल है वेक्टर A के टेल के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो वेक्टर B तो चेंज नहीं हुआ, और आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट हमारा है इसी पॉइंट से हमने इन दो वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए, अगर मान लिया जाए कि मैं वेक्टर B के टेल से हेड से वेक्टर A के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस तरह से दिख रहा है, और वेक्टर A के हेड से वेक्टर B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा आपको? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दिखाई तो दे रहा है हमारा पैरेललोग्राम। तो पता है जिस पॉइंट से आपने दोनों वेक्टर को ड्रॉ किया है तो इस पॉइंट से एक डायगोनल भी तो डिफाइन होगा।
तो यही जो डायगोनल आपका इस पॉइंट से डिफाइन होगा ना, इसी डायगोनल को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो मैं यहाँ से बात करूँ तो ये जो वेक्टर हो गया ना आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। किस कंडीशन के लिए? तो पैरेललोग्राम लॉ की। अब आप इस स्टेटमेंट पर मिलाइए। इस स्टेटमेंट में मैंने क्या लिख कर दिया है? इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स से हम लोगों ने दो वेक्टर ए और बी को दिखा दिया। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो इसकी रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम के डायगोनल से दी जाती है। कौन से डायगोनल से? पैरेललोग्राम में तो दो डायगोनल होते हैं, है ना। तो वैसा डायगोनल जो डायगोनल आपका कॉमन पॉइंट से पास करे। तो बताइए, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए कॉमन पॉइंट तो ये वाला हो गया ना, यहीं से ना दोनों वेक्टर को ड्रॉ किया था, तो यहाँ से ही हम लोग डायगोनल को भी ड्रॉ करेंगे। तो ये जो वेक्टर, ये जो डायगोनल है, डायगोनल के अलॉन्ग जिस वेक्टर को आप दिखा रहे हो, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, तो आप लिख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से हमारा हो जाएगा, डैट इज़ सेम रिजल्ट वेक्टर आर इज इक्वल टू, आप क्या लिखिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ भी बिना किसी डाउट के, है ना। तो ये भी हमारा दो वेक्टर ए और बी का ही ना रिजल्टेंट वेक्टर था। इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि ट्रायंगल लॉ में जैसा रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया था वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वैसा ही रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ भी लमसम में देखने को मिल रहा है ना। जिन लोगों ने लेक्चर 23 नहीं देखी है, काइंडली लेक्चर 23 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद लेक्चर 24 आप देखिएगा, है ना। चलिए, ये तो पैरेललोग्राम लॉ के बारे में समझ में आ गया कि पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है, हम लोग किस तरह से देखते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लिया जाए कि पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए ज़रा इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है इस फिगर में, है ना। मान लीजिए ये एक आदमी है और ये एक खाई में गिर जाता है ना। ये आपकी एक डिच दी गई है, एक खाई दी गई है, और इस खाई में ये आदमी गिर जाता है, ओके। और इसके दो दोस्त इसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो रस्सी की मदद से इसे बाहर निकाला जा रहा है, और ये दोनों दोस्त रस्सी पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। इक्वल फोर्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर इस दोस्त ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो इस दोस्त ने भी 50 न्यूटन के फोर्स से रस्सी को पुल किया है। तो बताइए ये आदमी कहाँ जाएगा? तो कॉमन लॉजिक है हमारा कि जब दोनों दोस्त सेम फोर्स लगा रहा है, इक्वल फोर्स लगा रहा है, तो ये आदमी जो है ना ठीक बीचों बीच जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँगा तो इस आदमी की लॉजिकल मैनर में अगर हम लोग सोचेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन यही हो जाएगी जो इंडिकेटेड एरो मैंने दिखाया है, ओके। अब आप बोलोगे सर कैसा दोस्त था भाई, निकाल रहा था कि सिर्फ नाम के लिए उसकी मदद कर रहा था? तो चलो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर को समझने के लिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ओके। तो अब ज़रा आप ध्यान देना, मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ से इस आदमी की जो अल्टीमेट मोशन है वो ऊपर के डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ओके। अब ज़रा ध्यान दीजिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से ये दोस्त अगर इसे बाहर निकालना चाह रहे थे, तो ये दोस्त इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। और फिर अगर मैं दूसरे दोस्त की बात करूँगा तो दूसरा दोस्त भी तो आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इक्वल फोर्स लगाया था। मैंने ये दोनों इक्वल फोर्स दिखा दिया। अब क्या होगा? अब मान लिया जाए कि यहाँ से मैं दूसरे वाले फोर्स की तरफ, सपोज इस फोर्स को मैंने थोड़ी देर के लिए F1 मान लिया और इस फोर्स को थोड़ी देर के लिए F2 मान लिया। अब क्या किया गया? F2 के हेड से F1 के पैरेलल एक लाइन मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, और ठीक इसी तरह से F1 के हेड से F2 के पैरेलल मैंने एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दी। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब बताइए, आप अगर ध्यान देना तो ये जो फिगर आपका बन गया है, ये फिगर एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको। ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई, और साथ ही साथ F1 और F2 ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हो गए। तो रिजल्टेंट वेक्टर की लॉजिक क्या कहती है? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या आता है? रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम के डायगोनल के डायरेक्शन में होता है। तो बताइए ये डायगोनल का ही ना डायरेक्शन है, दिखा? तो आप तो कह रहे थे कि ये आदमी तो ऊपर जाएगा,
तो देखिए क्यों ऊपर जा रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर इसे अलाउ कर रही है ऊपर जाने के लिए, है ना। तो दैट्स द वे इन विच वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें आइडिया किससे मिल जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बड़े ही आसानी से आइडिया हम लोगों को मिल जाता है। तो जब आप इतनी चीज़ें समझ गए ना, तो अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं कि आखिर ये जो पैरेललोग्राम लॉ है, इसकी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसकी मदद से किस तरह से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू को निकालते हैं और इसकी मदद से किस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकालते हैं। तो चलिए सीखते हैं उस चीज़ को, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए इतनी सारी चीज़ें समझ लेने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, दोनों में रिजल्टेंट वेक्टर का वही पुराना एक्सप्रेशन आपने देखा, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो चलिए ये वेक्टर आर की वैल्यू कितनी होगी और ये किस डायरेक्शन में होगा, अब हम लोग इस सिचुएशन में है कि इसकी वैल्यू और डायरेक्शन पर बात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पैरेललोग्राम लॉ के नज़रिए से एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, पहले ड्रॉ कर देते हैं। यस, हम लोगों के पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए एक फिगर यहाँ पर दे दिया गया। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि दो वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसे मैंने पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दिखा दिया है। तो ये जो डायगोनल वाली वेक्टर है ये हमारी रिजल्टेंट वेक्टर होगी। इतनी चीज़ें तो हम लोगों को मालूम है। आप वेक्टर की फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि अगर मुझे किसी वेक्टर की वैल्यू देनी है तो वेक्टर की वैल्यू को डायरेक्ट मैं इस तरह से दिखाता हूँ। तो वेक्टर आर की वैल्यू को सिंपली आर लिख सकते हैं ना हम लोग। अब बताइए, ठीक इसी तरह से वेक्टर ए की वैल्यू को ए लिख सकते हो आप और वेक्टर बी की वैल्यू को बी लिख सकते हो आप। ओके, इतना काम तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए वर्टेक्स का नाम दे दीजिए ए, बी, सी एंड डी। तो इस तरह से हम लोगों ने पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिखा दिया। अब बताइए ए बी की वैल्यू तो ए हो गई, बी सी की वैल्यू, तो ये जो साइड बी सी है हमारी, ये साइड बी सी ए डी के पैरेलल है। तो मैग्नीट्यूड में तो ये इक्वल ही ना होगी ए डी के। तो ए डी की मैग्नीट्यूड हमारी किससे दिखाई जा रही है, बी से दिखाई जा रही है। तो इसीलिए हम लोग बी सी की मैग्नीट्यूड को भी सिंपली किससे दिखा सकते हैं, बी से दिखा सकते हैं। हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो मान लिया जाए कि हम लोग सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं समथिंग कुछ इस तरह से और ए बी को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया। तो इस तरह से हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करनी थी, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम लोगों के पास ट्रायंगल, अब हम लोग यहाँ से ट्रायंगल की मदद से कुछ इम्पॉर्टेंट साइड की मेज़रमेंट पहले कर लेते हैं, तब हम लोग आगे जाकर रिजल्टेंट की वैल्यू को देख सकते हैं। आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल सी ई बी दिख रहा है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाते हैं। लिखिए तो इन ट्रायंगल सी ई बी। ओके, तो अगर मुझे एंगल देना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब दो वेक्टर के टेल को मिला दीजिएगा तो यहाँ से जो एंगल डिफाइन होती है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होती है। तो मिलाने पर मैंने यहाँ थीटा एंगल डिफाइन कर दिया, तो ये थीटा ए और बी के बीच की एंगल हो जाएगी। अब अगर ये थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो हम लोग ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो ट्रायंगल को कुछ इस तरह से कट कर दिखा दे। देखिए ये कट कर निकाल लिया मैंने, सी ई बी, ये एंगल कितने आ गए, थीटा, साइड की मेजरमेंट बी दी गई है ना। चलिए बेसिक डेफिनेशन से आइए, मान लीजिए आपको साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी वाई एच होते हैं। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, सी, और हाइपोटेन्यूस की बात कीजिएगा तो बी सी आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू सी पता नहीं हम लोगों को, जबकि बी सी की बात करते हैं तो बी आ गए। तो यहाँ से जब आप सी लिखिएगा तो सी इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, बी साइन थीटा। तो हम लोगों को सी मिल चुके हैं, बी साइन थीटा। अगेन फिर आप बताइए क्या आप कॉस थीटा के लिए देख सकते हैं, तो मैं कॉस थीटा लिखता हूँ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाई एच। थीटा के लिए अगर बेस की बात कीजिएगा तो ये बी आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस की बात कीजिएगा तो ये बी सी आ जाएगा। बी और बी सी की वैल्यू बी है, तो क्या यहाँ से अगर हम लोग बी लिखना चाहते हैं तो बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा आएगा ना, डेट्स इक्वेशन सेकंड। तो हम लोगों ने कॉस थीटा भी लिख लिया। तो हम लोगों को यहाँ से सी और बी दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइड थे ट्रायंगल के, इन दोनों साइड की मेज़रमेंट मिल गई।
अब देखिए, अब एक और ट्रायंगल मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है CEA, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। CEA ड्रॉ कर लेते हैं। यस, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ये CEA मेंशन किया जा सकता है। और अगर आप यहाँ पर के किसी पॉइंट की बात कीजिएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट B भी दिया गया है। तो देखिए मैं यहाँ पर इस पॉइंट का B मार्क कर दे रहा हूँ। आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं B मार्क है ना। तो A से लेकर B तक की लेंथ, A से लेकर B तक की लेंथ को A कहा गया है, और B से लेकर E तक की लेंथ आपकी जो है वो B cos थीटा मिली है, जिसे इक्वेशन सेकंड में हम लोगों ने ला रखा है। अगर आप AC की बात कीजिएगा तो ये AC की मेज़रमेंट किसके इक्वल आ गई है? AC की मेज़रमेंट R के इक्वल आ गई है। तो क्योंकि है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना, इन ट्रायंगल CEA। बताइए इस ट्रायंगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि AC स्क्वायर जो होगा हमारा वो AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा? वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, पाइथागोरस थ्योरम से दिख गया है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे AC स्क्वायर लिखना है तो AE लिखने के लिए क्या मैं AB प्लस B का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? और ये हमारा CE स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर मैं AC स्क्वायर की बात करूँगा तो AC स्क्वायर, ये R स्क्वायर आ गए। AB की वैल्यू की बात कीजिएगा तो आप ऊपर देखिए, ऊपर में आपको AB दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी है? A। और B की वैल्यू की अगर बात की जाएगी तो B की वैल्यू यहाँ से मैंने B cos थीटा लाया है। तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, A प्लस B cos थीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आप इक्वेशन 1 देखना, इक्वेशन 1 में आपको CE की वैल्यू दिख रही होगी। CE की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? B sin थीटा। आप B sin थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए, अगर हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, और अलजेब्रा से हम लोग जानते हैं A स्क्वायर प्लस 2AB, इतना ही ना आ जाएगा। B की जगह पर B cos थीटा लिखिए, प्लस B स्क्वायर, इट मीन्स B cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से कितने आ जाएंगे? B sin थीटा के होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने लिख दिए। अब अगर मैं बात करूँगा R स्क्वायर की, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गए? A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, प्लस बताइए इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ से अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएंगे। अब अगर R स्क्वायर लिखना होगा तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या मिल गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू आपने 1 पढ़ी होगी 10th क्लास में, है ना। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितने आ जाएंगे? A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इट मीन्स R स्क्वायर लिखने के लिए क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से अगर हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू लिखनी है तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये नहीं आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बताइए ये आ जाएगा ना। यही फॉर्मूला होता है, अगर दो वेक्टर A और B दिए गए हैं और उन दोनों वेक्टर के बीच की एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यस, देखिए यहाँ पर सेम फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप ज़रा ध्यान देना, A और B दो वेक्टर थे, A और B के बीच में कितनी एंगल है? थीटा। तो इनसे जो रिजल्टेंट वेक्टर R डिफाइन हुआ है वो रिजल्टेंट वेक्टर कितना डिफाइन हो गया? आप देखिए ऊपर में इक्वेशन दिया गया है। क्या इक्वेशन दिया गया है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। पक्की बात? चलिए बहुत ही अच्छा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एक चीज़ ध्यान में रखना कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन या किसी भी वेक्टर के अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे ना तो डायरेक्शन एक एंगल के ज़रिए अब दिखाया जाएगा। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट अब भूल जाइए। और अब आपको याद रखना है कि कोई भी वेक्टर किसी रेफरेंस लाइन के साथ जितनी एंगल बनाती है ना उस एंगल को ही डायरेक्शन कहा जाता है। तो मान लीजिए कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देनी है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन को मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर A,
तो ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ सपोज किसी एंगल की फॉर्मेशन कर रही है, और मान लीजिए यहाँ से ये एंगल हम लोगों ने कितनी कंसीडर कर ली, बीटा एंगल की फॉर्मेशन कर रही है। तो अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर बीटा एंगल की फॉर्मेशन कर रही है तो इसी बीटा को तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग डायरेक्शन कहेंगे। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूँगा तो ट्राइंगल में आ जाइए। तो कौन सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CEA में आप आइए और आप लिखिए tan बीटा। तो जब आप tan बीटा लिखिएगा तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan बीटा के लिए परपेंडिकुलर CE हो जाएगा, और बेस की बात कीजिएगा तो बेस AE हो जाएगा। ये आ गए CE, और AE की बात कीजिएगा तो AE AB प्लस BE मिल सकते हैं हम लोगों को, है ना। तो अब बताइए, अगर tan बीटा आपको लिखना है तो क्या tan बीटा ऐसा नहीं लिख सकते, CE की वैल्यू आप ला चुके हैं इक्वेशन 1 में, देखना ये B साइन थीटा है, AB की वैल्यू A दी गई है, और B की वैल्यू भी आपको पता है, आप ला चुके हैं। B की वैल्यू हमारी कितनी है, B cos थीटा। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन के ज़रिए हम लोगों को एंगल की डायरेक्शन मिल जाएगी, डैट इज़ वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में हम लोगों को पता चल जाएगा। हम लोगों को सिंपली ये फार्मूला यूज़ कर देना है। ओके, तो ये एक छोटा सा फार्मूला है। दो फार्मूला आपको याद रखना है। पहला आप देखिए ग्रीन बॉक्स में है, वो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, और दूसरा हमारा जो है वो ब्लू बॉक्स में है, ये रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन का फार्मूला है ना। रट्टा मार लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये दो फार्मूला। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लिया जाए कि रेफरेंस लाइन हमारा वेक्टर बी होता तो एंगल को कैसे डिफाइन करते। मैं बता दूं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए कि एंगल को कैसे डिफाइन करते। मान लिया जाए कि रिजल्टेंट हमारा वेक्टर बी होता, और यहाँ से ये जो एंगल हमारा बना रहा होता ना, तो सपोज़ कोई और एंगल बना रहा होता, सपोज़ एंगल गामा मान लिया, है ना, एंगल गामा मान लिया। तो अब मेरे को tan गामा लिखना होता, क्या लिखना होता, tan गामा। तो tan गामा क्या लिखते हैं ये बताओ। तो बीटा के लिए बेस कौन हो गया, अगर एंगल बीटा की बात करेंगे तो बेस लाइन वेक्टर ए वाली लाइन थी। तो बेस लाइन जो वेक्टर ए वाली लाइन थी, तो डिनोमिनेटर में ए को रहने दिया था, है ना। तो यहाँ पर बताओ गामा किसके साथ है, AD के साथ है, मतलब वेक्टर बी के साथ है। तो बेस लाइन आपका वेक्टर बी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में बी को रहने दीजिए, और यहाँ से अब आप आसानी से ए साइन थीटा लिख देना, यहाँ अब आप ए कॉस थीटा लिख देना, काम खत्म। और हमेशा याद रखना, साइन बाई कॉस, साइन डिवाइडेड बाई कॉस tan होता है ना, बस इस पैटर्न को फॉलो करना। अब ए के साथ बने या बी के साथ बने, आसानी से तुम लिख सकते हो। क्या किया मैंने, मान लो बीटा लिखना था तो tan बीटा लिखा। ये बताओ बेस कौन था, तो बेस वेक्टर ए था, तो वेक्टर ए को डिनोमिनेटर में अकेला छोड़ा। tan बराबर साइन बाई कॉस होता है, तो b के साथ साइन थीटा लगा दिया, और यहाँ नीचे में b के साथ कॉस थीटा लगा दिया, तो बन गया ना b साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। और यहाँ पर आओ गामा एंगल के लिए, तो गामा एंगल b के साथ एंगल बनती है गामा, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो b वेक्टर के साथ गामा एंगल बना रही है। तो अब बेस जो है वो गामा हो गया हमारा। तो बेस जब गामा हो गया, बेस जब हो गया वेक्टर b, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में वेक्टर b को रहने देना है। अब बच गए ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा न्यूमरेटर में, ए कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि एंगल को कैसे डिफाइन किया जाएगा। अपना अपना तरीका होता है याद रखने का, तुम लोग भी कुछ ढूंढ सकते हो, मुझे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है ना। चलो इतनी चीज़ें समझ लेने के बाद अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि साइन, ये ट्रायंगल लॉ बोलो या पैरेललोग्राम लॉ बोलो, हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे कैसे हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले मैं फिगर बना दूँ, फिर बाद में समझ लें। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फिगर, ट्रायंगल लॉ दिखाई दे रहा आप लोगों को, है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सेम ऑर्डर में है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी, रिजल्टेंट आपका ऑपोजिट ऑर्डर में, ट्रायंगल लॉ हो गया हमारा। यहाँ भी देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम ऑर्डर में है, ये रिजल्टेंट है, ये दोनों फिलहाल अभी ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है हमारे पास फर्स्ट पेज में आप देखिए पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का डेफिनेशन मैंने दिया। सेकंड पेज में थोड़ा सा ग्राफिकल मैनर में हम लोगों ने समझने का कोशिश किया है कि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर के लिए किस तरह से काम करता है।
तीसरे पेज में आइए, तीसरे पेज में हम लोगों ने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाला है रिजल्टेंट वेक्टर का। पेज 4 भी उसी में कंटिन्यू किया है। फिर अगर मैं बात करूँगा पेज 5, तो पेज 5 भी आपका सेम टॉपिक को कंटिन्यू किया गया है। रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर ही बात की थी हम लोगों ने। फिर ये पेज 6 हो गया हम लोगों ने, जिसमें ये देखा कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वो मिला जुला कर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड ही है ना। अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं। वो न्यूमेरिकल से ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन है, वॉट एवर यू वांट टू से, हम लोग जो भी रिजल्ट लाए हैं अभी, चाहे वो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सेंस में लाया हो या रिजल्टेंट वेक्टर के डायगोनल के सेंस में लाया हो, उनके एप्लीकेशंस को देखेंगे न्यूमेरिकल से। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, ज़रा क्वेश्चन पढ़िएगा। 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री एंड 115 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस मैं ड्रॉ कर देता हूँ, डेट्स द रेफरेंस लाइन। ओके, अब यहाँ से 2 वेक्टर लिए गए हैं। एक वेक्टर है 3 यूनिट का, एक वेक्टर है 4 यूनिट का। जो 3 यूनिट का वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ 25 डिग्री की एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये 3 यूनिट के वेक्टर हैं, है ना। इस वेक्टर को मैं ए नाम दे देता हूँ। सपोज़ इस वेक्टर को मैंने ए नाम दे दिया और ये 25 डिग्री की एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। एक और वेक्टर आप ले लीजिए, वेक्टर बी। इस तरह से मैंने वेक्टर बी डिफाइन कर लिया और ये वेक्टर बी जो है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ कितनी एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है, 125 डिग्री की फॉर्मेशन कर रहा है। इस पॉइंट को मैं ओ मार्क कर देता हूँ। ये बता दीजिए एंगल ए ओ एक्स, ये एंगल ए ओ एक्स 25 डिग्री है। अगर मैं एंगल बी ओ एक्स की बात करूँगा तो ये बी ओ एक्स 125 डिग्री आ गए। ओके, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर पता करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। आप अगर इस फिगर को ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से आप पैरेललोग्राम आसानी से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट ओ से हमने 2 वेक्टर ए और बी निकाल दिया है। तो जब एक सिंगल पॉइंट से 2 वेक्टर ए और बी निकाल दिया तो अब ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है। ए के टेल से, ए के हेड से बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और बी के हेड से ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कुछ इस तरह से पैरेलल कर दिया हम लोगों ने। अब अगर मेरे को रिजल्टेंट देनी है तो ये डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है, ये डायगोनल ही हमारी कौन सी वेक्टर आ जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगी, है ना। जब ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गई तो आपको पता है कि 2 वेक्टर की रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। और वो फार्मूला कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला है हमारे पास रिजल्टेंट निकालने के लिए। अब ये कॉस थीटा क्या है, तो थीटा आपका दोनों वेक्टर के बीच की एंगल है। तो जब यहाँ से आप दोनों वेक्टर के बीच की एंगल की बात कीजिएगा तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो ये थीटा निकालने के लिए आप बी ओ एक्स में से ए ओ एक्स को लेस कर दीजिएगा। तो बताइए थीटा कितने आ जाएंगे, 125 डिग्री माइनस 25 डिग्री, इससे 90 डिग्री की एंगल आ जाएगी थीटा। गुड। अब आप वेक्टर की वैल्यू ध्यान दीजिए, वेक्टर ए की वैल्यू ये 3 मीटर दी गई है, वेक्टर बी की वैल्यू की बात करते हैं तो ये 4 मीटर दी गई है। तो अब आप यहाँ से वेक्टर आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेक्टर आर इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा बताइए, तो ये 3 स्क्वायर आ गए, ये 4 स्क्वायर आ गए, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और यहाँ कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। ज़रा देख लीजिए तो। और आप जानते हैं ट्रिगों से कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर मुझे r लिखना है तो r इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगला टर्म हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही ना आ जाएगा। तो ये टर्म हमारा 0 आ गया। इस तरह से वेक्टर r की अगर बात करते हैं तो वेक्टर r हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हो ना इसको। ये 9 प्लस 16 आ गए, 16 एंड 9 कितने आ जाएंगे, 25। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को सीखने को मिल रही है, कभी मत भूलना। वो कौन सी रिजल्ट है, मान लीजिए कि 2 वेक्टर आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वेक्टर ए और वेक्टर
बी, परपेंडिकुलर हो गया, और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ से मैं रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फिगर को सेट कर दूँ, तो यही ना हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो बताइए 90 डिग्री की अगर एंगल बन गई दो वेक्टर के बीच में, एंगल थीटा 90 डिग्री हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितने आ गए थे? तो रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्टली आपके √a² + b² आ जाएंगे, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। तो डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा √a² + b²। पक्की बात, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ा जाए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है ना। तो अब मान लिया जाए कि अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर की बात करता हूँ, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ बीटा एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है, ए के साथ बीटा एंगल। तो अब आप ध्यान देना, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, यहाँ से आपको पता चल चुका है कि 90 डिग्री की एंगल है, तो ये 90 डिग्री की एंगल हो गई, तो ये भी तो आपका बी आ जाएगा। tan बीटा = आप b/a लिख सकते हो। कैसे? यहाँ इस फिगर में देख लो, मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ बीटा एंगल की फॉर्मेशन किया, तो बता दीजिए कि आप tan बीटा = नहीं लिखिएगा, बीटा के लिए परपेंडिकुलर तो बी हो गया और बेस आपका ए हो गया, तो tan बीटा b/a लिखा जा सकता है। तो यहाँ भी हम लोग वही काम तो कर रहे हैं। जब सेम काम कर रहे हैं तो आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं tan बीटा = b/a। बताइए b की वैल्यू कितनी है? तो वेक्टर b की वैल्यू दी गई है 4 मीटर और a की वैल्यू दी गई है 3 मीटर, तो आप यहाँ से 4/3 लिख देना। तो बता दीजिए tan बीटा = कितने आ गए? 4/3, और आपका पढ़ा हुआ है 4/3 कितना आता है? tan 53 डिग्री आता है। तो बीटा = कितने आ जाएंगे? 53 डिग्री आ जाएंगे। इसका मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, वो वेक्टर ए के साथ 53 डिग्री की एंगल बनाएगी। तो अगर मुझे निकालना है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, तो ऐसे कंडीशन में अगर एंगल दीजिएगा तो ये कितना दीजिएगा? ये 53 डिग्री आ गया। और बताइए तो ज़रा ध्यान देना, रिजल्टेंट वेक्टर ने ए के साथ बना दिया 53 डिग्री का एंगल, अभी हम लोग निकाल चुके हैं, और पहले से ही वेक्टर ए जो है एक्स के साथ कितनी बना रहा था? 25। तो रिजल्टेंट एक्स के साथ अगर बनाएगा तो 53 और 25 को ऐड करोगे आप, गुड। तो यहाँ से 53 में हम लोग कितना ऐड कर देते हैं? 25 ऐड कर देते हैं, तो ये 78 डिग्री की एंगल बन जाएगी एक्स एक्सिस के साथ। और ये आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताइए कितनी आसानी से हो गया हमारा, है ना। वेक्टर का बेसिक आइडिया पता है, तो बेसिक आइडिया को अप्लाई करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है? 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड a यूनिट्स ईच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ओके, तो यहाँ से मान लिया जाए कि 2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड a है। ये एक वेक्टर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, यहाँ से आप इस तरह से दिखा सकते हो, इसकी वैल्यू a दी गई है। एक और वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं, और इस वेक्टर की भी वैल्यू की बात करते हैं, तो ये वैल्यू a दी गई है ना। अब इसकी डायरेक्शन देनी है रिजल्टेंट वेक्टर की, और रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू देनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और फिर इस वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। और आप जान रहे हो कि अगर मैं ये डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ तो ये डायगोनल हमारा कौन सा वेक्टर आ जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। और क्वेश्चन में दिए गए हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच की एंगल थीटा है। ये सारी कंडीशन क्वेश्चन वाली मैंने लिख दी। तो बताइए तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों को पता है, हम लोग जान चुके हैं, अब थोड़ी भूलेंगे। ये फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है। अगर आप इस केस में आइएगा तो इस केस में वेक्टर a की वैल्यू और वेक्टर b की वैल्यू दोनों तो सेम है, और ये वैल्यू हमारी a दी गई है। क्वेश्चन में किसके इक्वल दी गई है? तो ये वैल्यू आपकी a के इक्वल है। तो अगर मुझे r लिखना होगा तो वेक्टर r आप क्या लिखिएगा बताइए तो? ये a² + 2a × a × क्या लिखेंगे? cos थीटा। चलिए लिख दीजिए,
और वेक्टर आर इज इक्वल टू अगर आपको लिखना होगा तो ये क्या लिखिएगा 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा आ जाएगा ना। गुड। वेक्टर आर इज इक्वल टू फर्दर क्या लिखिएगा 2a² कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। इतना आ गया। देखिए आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 रिजल्ट दिया था, कहा था कि एकदम याद रखना, बहुत ही रामबाण काम करता है। पहला 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा मैंने बोला था कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 याद रखना। फिर मैंने बोला था 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बोला था। और फिर मैंने बोला था साइन थीटा के लिए, तो साइन थीटा के लिए आपको 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 3 रिजल्ट कहा था याद रखने के लिए, है ना। ट्रिगो आप पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर होगा लेक्चर अवेलेबल हमारा, अगर दिक्कत है तो। अब ज़रा ध्यान देना, आर की बात अगर मैं करूँगा तो वेक्टर आर इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे। आर के लिए ये 2a² आ गए, और 1 प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो आप। तो बता दो वेक्टर आर हमारा क्या आ जाएगा, तो वेक्टर आर आ जाएगा ना, ये 4a² आ गए और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू की बात करूँगा तो आर की वैल्यू 2a कॉस थीटा बाई 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट आपका ये दिखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर ट्रिगो की अप्रोच से किस तरह से आंसर लाया जा रहा है। अब आपको मान लीजिए कि डायरेक्शन देनी है, तो सपोज़ ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये बीटा एंगल बनाया ए के साथ। तो जब ए के साथ बीटा एंगल बनाया तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मूला था ना tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये लिख दिया हमने। तो बताइए tan बीटा इज इक्वल टू बी, यहाँ बी की जगह पर आप डायरेक्ट ए लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में तो ये वैल्यू ए है, ए साइन थीटा है ना, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई फिर ए प्लस ए कॉस थीटा ही ना होगा। तो आप लिखिएगा ए साइन थीटा, ए कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ए और ए कैंसिल हो गया हमारा। ओके। अब आपको tan बीटा लिखना है, तो tan बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा अभी लिख कर दिखाया ना मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और 1 प्लस कॉस थीटा के लिए क्या लिख कर दिखाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर बच गया साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो बता दीजिए tan बीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस से तो tan थीटा बाई 2 आ जाएंगे। मतलब बीटा की बात अगर की जाएगी तो बीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर की वैल्यू सेम है, तो दो वेक्टर की वैल्यू सेम है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायगोनल होगा ना वो ठीक एकदम आपका एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, थीटा बाई 2 से पास कर रहा होगा, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। ओके। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी आप चेक कर सकते हो, चेक कर लो कितनी आसानी से हम लोग इसे ले गए हैं और फाइनल आंसर तक पहुंचा दिया है, कोई इशू नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और कंसेप्ट को हम लोग बिल्डअप कर, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज आर। ओके। तो 3p एंड 2p नाम के दो फोर्स हैं, इन दोनों फोर्स के बीच की रिजल्टेंट आर है। तो मान लीजिए कि इन दोनों फोर्स के बीच की एंगल थीटा है। यहाँ से अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो इस फोर्स को 3p मान लीजिए, इस फोर्स को 2p मान लीजिए, और दोनों के बीच में एंगल कितनी आ गई है, थीटा आ गई है। तो अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा तो हम लोग जानते हैं ना दो वेक्टर की रिजल्टेंट वेक्टर क्या होती है, वेक्टर आर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स कितने मिलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही ना रिस्पॉन्स मिलता है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँगा रिजल्टेंट वेक्टर की, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर आर दिया गया है और दो फोर्स में एक फोर्स आपका 3p है, अगला 2p है। तो ये 3p स्क्वायर लिख सकते हैं आप, इसे 2p स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू 3p इंटू क्या आ जाएगा 2p इंटू कॉस थीटा, यही ना हमारे पास आएगा, लिख दिया हम लोगों ने।
अब बताइए अगर मेरे को वेक्टर आर लिखना है तो आर की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है बताइए। ये आ गए 9p², ये आ गए 4p², ये आ गए 12p² इंटू कॉस थीटा, इतने लिख दिए हम लोगों ने। अब अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो r² इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 13p² प्लस 12p² कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। क्वेश्चन आगे ये कहता है कि इफ़ द फर्स्ट फोर्स इज़ डबल्ड द रिजल्टेंट इज़ ऑल्सो डबल्ड। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अगेन फर्स्ट फोर्स डबल होता है तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। तो रिजल्टेंट हमारा डबल हो गया ना पहली वैल्यू से, तो इसको 2r लिख दीजिए, 2r का स्क्वायर। पहली वाली फोर्स भी डबल हो गई, इट मीन्स 3p से वो 6p हो गई है, 6p का स्क्वायर। दूसरी फोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो अनचेंज्ड है, 2p² प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p इंटू क्या लिखिएगा कॉस थीटा, थीटा वही है हमारा। अब बताइए ये कितने आ गए 4r² आ गए, ये 36p² आ गया प्लस 4p² आ गया, ये 24p² इंटू कॉस थीटा, इतने मिल गए। अब इक्वेशन 1 से आप आइएगा तो आप r² की वैल्यू सेट कर सकते हैं। r² की वैल्यू 13p² प्लस 12p² कॉस थीटा सेट कर दिया यहाँ से, और ये कितने आ गए 36p² प्लस 4p² प्लस 24p² कॉस थीटा, इतने दिखा दिए हम लोगों ने। अब बताइए तो ये कितने आ जाएंगे 52p² प्लस 48p² कॉस थीटा इज इक्वल टू 40p² प्लस 24p² कॉस थीटा, इतने मिल गए। और क्या लिख सकते हो आप बताओ 48p² कॉस थीटा माइनस 24p² कॉस थीटा, इतना लिखोगे। और ये आ गए 40p² माइनस 52p² लिख सकते हैं हम लोग। अब बताइए ये कितने आ जाएंगे, ये तो 24p² कॉस थीटा हो गया हमारा, और ये कितने आ जाएंगे माइनस 12p² आ गए, p² कैंसिल, 12 से कैंसिल, ये 2 टाइम्स में। ओके, तो जब आप कॉस थीटा की बात कीजिएगा तो बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 होता है, और आपको मैं बता चुका हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 कॉस 120 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में पढ़ाया था मैंने डिटेल में। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो दोनों वेक्टर के बीच की जो एंगल है हमारी, ये एंगल कितनी आ रही है, ये एंगल 120 डिग्री की आ रही है। ये आपका क्वेश्चन हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर दूं। पहला सेक्शन, मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, यहाँ से ये वेक्टर ए आपको दिखाई दे रहा है और ये हमारे पास वेक्टर बी हो गया। ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? जब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना हमारा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका डायरेक्टली लिखा जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर की अगर वैल्यू देनी होगी तो ये वैल्यू डायरेक्टली आप a प्लस बी लिख सकते हैं बिना किसी डाउट के। ओके, और रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी ए या बी के डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगी। ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। फर्स्ट केस में ये है पैरेलल हुआ तो ऐसा। सेकंड केस में आइए, सेकंड केस में अगर एंटी पैरेलल है तो क्या होगा। मान लीजिए ये वेक्टर ए हो गया और यहाँ से मैं इस वेक्टर की बात करता हूँ तो ये वेक्टर बी हो गया। अगर आप ध्यान देना तो इस फिगर में हमारा ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, तो जब मैं रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूंगा ना तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को आप घटा दीजिएगा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन की बात कीजिएगा तो ये डायरेक्शन हमेशा जो है ना बड़े वाले वेक्टर के अलॉन्ग होगा। तो क्योंकि लार्जर वैल्यू की वेक्टर क्या है, ए है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो ए के अलॉन्ग हो जाएगी। इसी में एक और सिचुएशन आ सकती है ना। वो सिचुएशन कैसी आ सकती है, मान लीजिए कि ये वेक्टर आपका ए हो गया और यहाँ से मैं बात करूँगा तो ये वेक्टर हमारा बी हो गया, दिख रहा है ना। तो अब बताइए, तो इस कंडीशन में ए छोटा हो गया ना बी से, तो जब आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा तो ये अब बी माइनस ए से डिफाइन हो जाएगा।
बड़ी वाली वेक्टर में से छोटी वाली वेक्टर की वैल्यू को लेस कर दीजिए, और रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कहाँ होगी, तो लार्जर मैग्नीट्यूड के वेक्टर के अलॉन्ग होगी। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो केस सेकंड में दो चीज़ें, जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हमारे पास दो बातें आती हैं। अगर ए बड़ा है हमारा बी से, तो ऐसे कंडीशन में जब ए आपका बी से बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में रिजल्टेंट निकालने के लिए ए माइनस बी दीजिएगा, और अगर बी बड़ा हो गया ए से, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बी माइनस ए दीजिएगा, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाती है। ओके, अब हम लोग आते हैं तीसरे कंडीशन में, केस 3। तो मान लिया जाए कि ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर मैंने ए और बी कंसीडर कर लिया, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब ज़रा ध्यान देना, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ से हम लोग एक पैरेललोग्राम तैयार कर लेते हैं, और ये हमारा कौन सा वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितनी आ गई, 90 डिग्री की आ गई। तो ऐसे कंडीशन में रिजल्टेंट वेक्टर मैं ऊपर भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ये √a² + b² होता है। ओके, और मान लीजिए कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना वो ए के साथ बीटा एंगल बनाता है, तो ऐसे कंडीशन में tan बीटा = क्या लिखते हैं, b/a। इतना हम लोग tan बीटा = लिख सकते हैं। तो ये 3 स्पेशल केस हो जाता है हमारा वेक्टर एडिशन से रिलेटेड। आपका जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली ऐड कर दीजिएगा, जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करके निकालिएगा, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो रिजल्टेंट की वैल्यू को कुछ इस तरह से हम लोग पता करते हैं। ओके, तो इतने पूरे डिस्कशन से एक बात तो सामने आ रही है, फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर मान लीजिए कि ए और बी दो वेक्टर हैं, तो इसकी जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर आप रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू की बात कीजिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू a + b हो जाएगी, और अगर आप रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू की बात कीजिएगा तो मिनिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ a - b। अब जो हमें तो पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, जो बड़ा होगा उसी में से छोटे वाले को घटा देंगे, इसीलिए मॉडुलस मैंने लिख दिया। मॉडुलस ऑफ a - b हमारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। मतलब ये कि कोई भी वेक्टर आपकी जो है ना उसकी रिजल्टेंट इसी r max और r minimum के वैल्यू के इक्वल होती है। अब जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से मैं बात कर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फॉर टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 4 यूनिट एंड 6 यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं बात करूँगा तो आपको पता है दो वेक्टर के लिए अगर मुझे मैक्सिमम वेक्टर देना है तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, a + b। तो एक 6 से अगला 4 है, तो मैक्सिमम वेक्टर 10 यूनिट का होगा। और इन्हीं दो वेक्टर के लिए अगर मैं मिनिमम की बात करूँगा तो मिनिमम हमारा क्या आ जाएगा, a - b। तो 6 - 4 बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। तो अब जो भी रिजल्टेंट है वो 2 यूनिट से लेकर अगर 10 यूनिट के बीच में है तो वो रिजल्टेंट पॉसिबल है, और अगर 2 यूनिट से 10 यूनिट के बीच में नहीं है तो वो रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। अब आप इस ऑप्शन में देखिए, ये 12 यूनिट जो है वो 10 के बाद आता है, तो 10 के बाद आता है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल में 12 यूनिट हो जाएगा। और फिर अब आप आइए 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 2 यूनिट से छोटा होता है, तो मिनिमम से भी एक कम आ गया ना, तो 1 यूनिट भी पॉसिबल नहीं है। तो इस ऑप्शन में 5 ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन का रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, तो 12 यूनिट का पॉसिबल नहीं है और 1 यूनिट का पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में, चलिए एडिशन ऑफ वेक्टर से तो रिलेटेड हम लोगों ने बातें डिस्कशन कर ली है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद हम लोगों का मिलता जुलता टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले। देखिए क्या कहा जा रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। अगर हम लोग किसी वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाते हैं, ओके, तो मैं एक्सप्रेशन से लिखूँ, वेक्टर ए में वेक्टर बी को अगर मैंने घटाया, सब्ट्रैक्ट किया, तो बेसिकली ये है क्या, इज़ एक्चुअली एडिशन ऑफ वेक्टर -b टू वेक्टर ए। तो क्या इसको दूसरे लैंग्वेज में a + -b नहीं लिख सकते हैं, हो गया ना। सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन है नेगेटिव ऑफ वेक्टर के साथ, डेट्स इट। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास दिया गया है,
सपोज़ यहाँ से वो 2 वेक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वेक्टर मैंने ए कंसिडर कर लिया इस डायरेक्शन में, ओके, ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी लेना था, मान लीजिए ये हम लोगों ने वेक्टर बी कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ से पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक पैरेललोग्राम मैंने कुछ इस तरह से तैयार कर दिया, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो ये तो हमारा ए और बी का ना रिजल्टेंट है, तो पता है ये डायगोनल क्या कहलाएगा, ये डायगोनल ए प्लस बी कहलाएगा, ओके। अब मान लिया जाए कि ए और बी के बीच की अगर मैं एंगल की बात करूँगा तो ये एंगल हमारा थीटा आ गया, ए और बी के बीच की एंगल। अब क्या किया गया, तो हम लोग वेक्टर बी के ऑपोजिट में एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये वेक्टर बी के ऑपोजिट में हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। इस वेक्टर बी को आप माइनस बी कह सकते हो, और यहाँ से आप ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, और फिर इस ए से हम लोग बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब बताइए, अगर मैं इसकी रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूँगा तो इसकी रिजल्टेंट वेक्टर इस डायगोनल से दी जाएगी। यही अब आपका आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। आई थिंक कि दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये डायगोनल आपका 2 वेक्टर की कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ए और माइनस बी का, यहाँ से ये जो डायगोनल हो गया, ये डायगोनल ए और माइनस बी के कॉम्बिनेशन को दिखा रहे हैं, ओके, जिसे मैंने ग्रीन से दिखाया। तो अब अगर मान लिया जाए कि इस वेक्टर को मैंने वेक्टर आर कह दिया, और इस वेक्टर को मैंने यहाँ से सपोज़ वेक्टर आर डैश कह दिया, तो एक ही फिगर में दोनों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को दिखाया जा रहा है। तो फॉर सिचुएशन शोन इन फिगर, फॉर सिचुएशन शोन इन फिगर, शोन इन फिगर, आप अगर मैं आर लिखूँगा तो आर का मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की एडिशन को दिखाया जा रहा है ना। और अगर मैं वेक्टर आर डैश लिखता हूँ, ध्यान देना, वेक्टर आर डैश, तो ये आर डैश वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी की एडिशन है, ओके। तो इट मीन्स वेक्टर आर डैश की अगर बात की जाएगी तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, ओके। ये बात समझ में आ गई। अब आपके माइंड में होगा कि अगर वेक्टर आर आपका ए प्लस बी है, तो हम लोग तो ये जानते हैं कि वेक्टर आर की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अगर वेक्टर आर की वैल्यू मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर की बात की जाएगी तो ये हमारे पास कितने होते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इतने होते थे। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, तो बताइए, तो वेक्टर आर की जगह पर ए प्लस बी लिखिएगा ना, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इक्वेशन 3 आप कंसिडर कर सकते हो। इसी तरह से अगेन मान लीजिए कि आर डैश की मॉडुलस के बारे में हमें पता करना है, मॉडुलस ऑफ आर डैश, तो बताइए तो ये क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो इन दोनों के बीच की अब जो एंगल आएगी, क्या वो एंगल 180 माइनस थीटा नहीं होगा। तो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, ध्यान देना, तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। और आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि वेक्टर बी की वैल्यू की बात कीजिए या नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू की बात कीजिए, ये दोनों वैल्यू बी के ही इक्वल हो जाएगा। वेक्टर की इंट्रो क्लास में समझाया था। तो अब बताओ, अगर मेरे को मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर डैश लिखना है तो क्या ये ऐसा नहीं लिख सकते हो आप, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस बी इंटू एंगल बन गया है 180 माइनस थीटा। ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, है ना, कर सकते हैं, ध्यान देना। तो इस तरह से हमारे पास वेक्टर लिखे गए। अब बताइए, मॉडुलस ऑफ आर डैश है, इसे डायरेक्ट आर डैश रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब मॉडुलस ऑफ ए को ए लिख दीजिए, माइनस बी को बी लिख दीजिए, ये 2ab आ जाएगा, और cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाते हैं।
तो यहाँ से अगर मुझे आर डैश लिखना है तो बताइए आर डैश इज इक्वल टू अंडर रूट फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इतना आ जाएगा। डैट इज़ मॉडुलस ऑफ आर डैश भी तो आप इसको लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ आर डैश का क्या मतलब हो गया, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि आप यहाँ देखिए इक्वेशन सेकंड आर डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी है तो मैंने रख दिया। तो ए माइनस बी की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी वो मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, तो आप इस मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कुछ दिखा, दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन को किस तरह से करते हैं, तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 4 मान सकते हैं, है ना। तो डैट इज़ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास कितने आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, डैट्स इक्वेशन 4। ये हो गया आपके ए माइनस बी के मॉडुलस। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं ना। तो हम लोगों ने एक ही फिगर में एडिशन भी दिखा दिया, सब्ट्रैक्शन भी दिखा दिया, और यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं। एक बार देख लीजिए, न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोगों ने कर लिया है इतना। और ये सारी नोट्स से अच्छी तरह से रखिएगा आप लोग अपने पास, वेक्टर बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो वेक्टर को हम लोगों को हल्के में नहीं लेना है, काफ़ी काम आता है ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए, जहाँ तक हम लोगों को एलिमेंट्री आइडिया लेना था पैरेललोग्राम लॉ के बारे में, ट्रायंगल लॉ के बारे में, उसकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। ओके, एक लास्ट चीज़ मैं आपको पढ़ा दूँ, पॉलीगॉन लॉ, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आता है पॉलीगॉन लॉ, नाम सुन लेते हैं तो है क्या, इस पर थोड़ी सी मैं बात करूँगा। ओके, तब आगे बढ़ता हूँ। तो टॉपिक देखिए, टॉपिक है हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो समझते हैं इसको क्या है। ट्रायंगल लॉ का ही एक तरह से ये एक्सटेंशन आप कह सकते हो। मान लो यहाँ पर कई वेक्टर हैं, मैं कुछ वेक्टर दिखा देता हूँ। सपोज़ इसको आप वेक्टर ए मान लीजिए, ये हमने वेक्टर बी मान लिया, ये हमारे पास वेक्टर सी हो गए, और ये हम लोगों ने वेक्टर डी मान लिया। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेक्टर दिए गए हैं ना, इसे किसी रेगुलर पॉलीगॉन के साइड से के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सारे के सारे साइड सेम ऑर्डर के होने चाहिए। याद कीजिए, सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर पढ़ा दिया था मैंने लेक्चर 1 में, आप देखिएगा। तो चलिए एक पॉलीगॉन बनाया जाए, है ना, ए बी सी और डी की मदद से। वेक्टर ए को वैसा ही रहने दीजिए जैसा ये दिया गया है, रहने दिया। और आपको मैंने बताया था कि अगर किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल मूव कराते हैं तो वेक्टर नहीं बदलता है। तो वेक्टर बी को आप इसी के पैरेलल रहने दीजिए। वेक्टर सी की बात करते हैं तो वेक्टर सी को आप इसी सी के पैरेलल रहने दीजिए। वेक्टर डी की आप बात करते हैं तो वेक्टर डी को भी आप इसी के पैरेलल रहने दीजिए। बताइए, मैंने सारे वेक्टर तो दिखा दिए। ये वेक्टर बी हो गए, ये वेक्टर सी हो गए, ये वेक्टर डी हो गए। तो पता है रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, तो ये जो क्लोजेस्ट साइड है ना, ये वाली साइड रिजल्टेंट वेक्टर होगी, और ये ऑपोजिट ऑर्डर में हो जाएगी। यही आपका पॉलीगॉन लॉ कहलाता है। अब ये रिजल्टेंट हुआ तो कैसे हुआ, उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, है ना। तो मान लिया जाए कि यहाँ से मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया। तो अब बताओ, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। अगर मैं नामकरण कर दूँ ए बी सी डी ई, मैंने कर दिया, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बताइए अगर आपको वेक्टर ए सी लिखना है तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी तो आएगा ना। तो जब आप वेक्टर ए सी लिखिएगा तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए, और बी सी की वैल्यू क्या है, बी। ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट कंडीशन में अगर मैं बात करूँगा तो आप यहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए, डी को। तो इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आप ट्रायंगल ए सी डी में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए सी डी। जैसे इस ट्रायंगल में आप आओगे, आप लिख सकते हो वेक्टर ए डी, है ना।
तो यहाँ से मैं लिखने जा रहा हूँ वेक्टर ए डी। तो वेक्टर ए डी इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा बताइए, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी, इतना लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए सी ए डी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी क्या आ गए ए प्लस बी, और वेक्टर सी डी क्या आ गया सी। तो कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए डी अगर लिखना है तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। फिर आप ट्राइंगल ए डी ई में आ जाइए, है ना, ए डी ई। तो वापस आते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई, और ऐसे कंडीशन में वेक्टर ए ई अगर आप लिखिएगा तो बताइए वेक्टर ए ई इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, ए डी प्लस डी ई। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी ई। अब बताइए वेक्टर ए ई इज इक्वल टू ए डी कितने आ गए, ए प्लस बी प्लस सी, और डी ई की वैल्यू डी के इक्वल है। ये जो वेक्टर ए ई है ये आर के इक्वल है, तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बताइए ए बी सी और डी इन चारों वेक्टर की एडिशन ही ना हो गई हमारी। तो अगर आप इस एडिशन को दिखाइएगा तो ये आपका पॉलीगॉन लॉ हो गया। तो अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ तो बहुत ही आसानी से लिख सकता हूँ। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, मैं लिख देता हूँ। यस, हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If a number of vectors can be represented by sides of a polygon taken in same order, then their resultant is represented by the closest side या last side of polygon taken in opposite order। अब यहाँ से समझिए, जैसे वेक्टर ए बी सी और डी थे, तो ए बी सी और डी को मिलाकर मैंने पॉलीगॉन का साइड बना दिया। तो एक साइड आपका लास्ट बचा हुआ है ना पॉलीगॉन कंप्लीट करने के लिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर इसी लास्ट साइड से हम लोगों का दिया जाता है, जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में रहता है। दिख सकता है आपको फिगर में, है ना। ये पॉलीगॉन लॉ है। पॉलीगॉन लॉ से आपको क्वेश्चन तो नहीं मिलता है, नज़र आता है 11th क्लास में। अगर हम लोग वेक्टर की बात करेंगे तो कमांड रखिए तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, और ख़ासकर ये जो फार्मूला हमारा आ गया, कौन सा फार्मूला, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला फार्मूला है ना। तो इन फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते रहिए। आपको क्वेश्चंस अगर नज़र आएंगे तो इस फार्मूले से हम लोग सेट कर आगे जा सकते हैं। ओके, बाकी इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के टर्म में किसी वेक्टर को किस तरह से 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ें अभी बची हुई हैं। तो उम्मीद है कि वो चीज़ें मैं पार्ट 3 में कंप्लीट कर दूंगा। तो आपका वेक्टर का एक और पार्ट मैं अभी देने जाऊंगा, आने वाले कुछ दिनों में नज़र आ जाएगा, जिसमें यूनिट वेक्टर की मदद से वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत टाइम हो गया, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी कुछ नई चीज़ें सिखा कर जाएंगी। ओके, गुड बाय एवरीवन।